मूवी की शुरुआत में हम एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां हमें टेमी नाम की एक पेशेंट काफी डरी हुई दिखाई जाती है, लेकिन तभी एक अनजान साया आकर उस पर अटैक करता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होकर एक यंग गर्ल क्रिस्टीन पर जाता है जो कि काफी जख्मी थी और पुलिस से बचकर भाग रही थी। क्रिस्टीन भागते भागते एक फार्म हाउस पर पहुंचती है और माचिस की हेल्प से उस पूरे घर को जला देती है, जिसे जलते हुए देखकर उसे काफी सुकून मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और सीधा साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वहीं का एक नर्स उसे एक वार्ड में शिफ्ट कर देता है जहाँ पहले से ही 4 लड़कियाँ मौजूद थीं, जिनका नाम आयरिश, एमिली, सारा और जोई था। ये सभी लड़कियां नेचर में एक दूसरे से काफी अलग थी। जहां आयरिश एक पेंटर थी, सारा एक काफी बोल्ड लड़की और उससे बिल्कुल उलट जोई काफी बचपने वाली दिमाग की थी। अब हॉस्पिटल में क्रिस्टीन को उसी ओल्ड पेशेंट टैमी का रूम दिया जाता है। दोस्तों, ये वही रूम है जिसमें उस अनजान आकृति ने टैमी को मार डाला था। अब इसके बाद जब रात के समय क्रिस्टीन अपने रूम में सो ही रही थी, तब कोई आकर उसका ब्लैंकेट खींच लेता है, जिससे उसकी नींद वहीं पर खुल जाती है और उसकी नजर वहीं पर पड़े एक टूटे हुए ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो उसे उठा लेती है। इसके बाद अगले दिन हॉस्पिटल के डॉक्टर स्ट्रिंगर क्रिस्टीन को चेक करने के लिए आते हैं। वो क्रिस्टीन से पूछते हैं कि उस घर को आग लगाने से पहले ही उसके हाथ में उस फार्म का एड्रेस लिखा था, जिसका साफ मतलब था कि उसे उस फार्म के बारे में जरूर कुछ पता था। बट क्रिस्टीन कहती है कि उसे सिर्फ घर जलाना याद है, बाकी सब वो भूल चुकी है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो पागल नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन क्रिस्टीन की वो डॉक्टर एक भी नहीं मानता। इसलिए रात के वक्त वो भागने का डिसाइड करती है, बट हॉस्पिटल में दिए हुए मेडिसिन की वजह से उसे नींद आ जाती है और सपने में उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि बेड़ियों में बंधी हुई थी। ये देखकर उसकी तुरंत ही आंख खुल जाती है, लेकिन तभी वो अपने रूम के बाहर किसी की परछाई को नोटिस करती है। जब वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, तब वो परछाई गायब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब क्रिस्टीन एमिली और आयरिश के साथ लॉन में बैठी होती है, तब वो डॉक्टर स्ट्रिंगर के ऑफिस में एक कपल को नोटिस करती है जो कि उसे ही घूर रहे थे। उसके पूछने पर एमिली और आयरिश उसे बताते हैं कि वो पहले भी इस कपल को देख चुके हैं। इसके बाद जब क्रिस्टीन शावर लेने जाती है, तब वहाँ अनजान परछाई आकर उसका गला पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन की चिल्लाने की आवाज सुनकर एक नर्स उसके पास आ जाती है। तब क्रिस्टीन उसे बताती है कि उसने किसी को देखा है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर नर्स उसे एक इंजेक्शन देती है और उसे बेसमेंट में ले जाकर शॉक थेरेपी देती है, क्योंकि किसी को भी उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं था। नेक्स्ट डे डॉक्टर सभी लड़कियों के साथ एक थेरेपी सेशन को रखते हैं, जहाँ एमिली क्रिस्टीन के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे शॉक थेरेपी के लिए ले जाया गया है, जिससे एमिली कहती है कि क्रिस्टीन कभी नहीं आएगी क्या, क्योंकि अभी तक जिस भी पेशेंट को थेरेपी के लिए ले जाया गया वो कभी भी वापस नहीं आया, जैसे कि टैमी। लेकिन टैमी का नाम लेते ही डॉक्टर तुरंत ही एमिली को उसके बारे में बात न करने के लिए वार्न कर देते हैं। कुछ देर बाद आयरिश खुश होकर सभी के पास आती है और बोलती है कि वो डॉक्टर के पास लास्ट थेरेपी के लिए जा रही है, क्योंकि उसके बाद इसे हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाएगा। वहाँ की किसी भी लड़की को उस पर बिलीव नहीं था, लेकिन आयरिश वहाँ से सीधा डॉक्टर के केबिन में जा पहुँचती है, जहाँ डॉक्टर उसकी पेंटिंग में से एक पेंटिंग को देखते हैं जिनमें उन्हें वही अनजान आकृति नजर आती है। आयरिश डॉक्टर को बोलती है कि वो अब ठीक हो चुकी है, इसलिए डॉक्टर उसे जाने दें। लेकिन डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करके पूछते हैं कि उस दिन 3 सितंबर की रात को क्या हुआ था। ये सवाल सुनकर आयरिश सो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तब वो खुद को एक व्हील चेयर से बंधा हुआ पाती है। लेकिन तभी वो अनजान साया उसके सामने आ जाता है और उसकी आंखों में एक शार्प टूल घुसाकर उसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद अगले दिन हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो कि आयरिश को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसके ऊपर एलिस लिखा हुआ था। वहीं सामने उस अनजान आकृति की भी पिक्चर बनी थी, जिसका साफ मतलब था कि वो आत्मा एलिस की ही थी। क्रिस्टीन को उस टूटे हुए ब्रेसलेट की याद आती है। वो तुरंत ही उसे अरेंज करने लगती है। अरेंज करने पर एलिस का नाम सामने आता है, जिसका मतलब था कि ये ब्रेसलेट भी एलिस का ही था। अब क्रिस्टीन सीधा डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि यहाँ सभी लड़कियों को एलिस की आत्मा हॉन्ट कर रही है, लेकिन डॉक्टर उस पर बिलीव नहीं करता और उसे उसके जवाबों को खुद ही ढूंढने के लिए बोलता है। अब क्रिस्टीन बाकी सभी लड़कियों से एलिस के बारे में पूछती है, लेकिन एलिस का नाम सुनते ही बाकी सभी लड़कियां बहुत डर जाती हैं। तब उनमें से एमिली नाम की लड़की हिम्मत करके बताती है कि एलेक्स एक पुरानी पेशेंट थी
जो कि यहाँ से जा चुकी है। अब आप सभी को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एलिस अगर जा चुकी है तो उसका घोस्ट कैसे सभी को सता रहा है। गाइस, आगे आने वाला ट्विस्ट आप सभी के दिमाग की बत्तियां खोल देगा, तो प्लीज मूवी के एंड तक बने रहिए। बाकी सारा कंफ्यूजन आपका आखिरी में दूर हो जाएगा। अब मूवी में आगे उसी रात क्रिस्टीन एमिली के साथ भागने की कोशिश करती है, जिसका पता वहाँ के स्टाफ को चल जाता है। इसलिए क्रिस्टीन जाकर हॉस्पिटल के मुर्दा घर में छुप जाती है, जहां उसे एक दराज में से कुछ आवाजें आती हैं, और जब वो ड्रॉर खोलती है तब उसमें से अचानक से एक हाथ बाहर निकलकर आता है। क्रिस्टीन डरकर वहां से भागती हुई हॉस्पिटल के एंट्रेंस में आ जाती है, लेकिन वहां भी एलिस की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है और क्रिस्टीन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो खुद को एक रूम में बंधा हुआ पाती है। वहीं एमिली उसे बताती है कि उन दोनों को ही हॉस्पिटल वर्कर्स ने पकड़ लिया था। सारा क्रिस्टीन को उसकी हरकतों के लिए बुरा भला कहने लगती है। तब एमिली उसका साथ देती है, जिससे नाराज होकर सारा वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में एलिस की स्पिरिट आकर उसे पकड़ लेती है और सीधा शॉक रूम में ले जाकर हाई वोल्टेज शॉक देने लगती है, जिससे सारा का पूरा शरीर जलने लगता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब अगले दिन जब सारा कहीं भी नजर नहीं आती, तब जोई और एमिली डरकर रोने लगते हैं। क्रिस्टीन के थोड़ा जोर देने पर जोई सारी बातें कन्फेस करती है। वो जोई को बताती है कि एलिस एक बहुत ही बुरी लड़की थी, जो कि सभी लड़कियों को परेशान किया करती थी, और इसी तरह एक दिन सभी लड़कियों ने तंग आकर उसे सफोकेट करके मार डाला था, और अब उसकी स्पिरिट सभी को मारकर अपना बदला ले रही है। तभी एमिली बहुत डर जाती है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन उसे ऐसा करने के लिए मना कर ही रही थी कि तभी एलिस की स्पिरिट आकर एमिली का गला काट देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब जोई उसको देखकर रोने लगती है और क्रिस्टीन को कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। इसलिए अब क्रिस्टीन एक बार फिर से हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक वो जोई को चाकू की नोक पर रखती है और नर्स को हॉस्पिटल का गेट खोलने को कहती है, लेकिन तभी पीछे से एक नर्स आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर एक रूम में डाल देता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, वो तुरंत ही वहाँ की एक नर्स पर हमला करके वहाँ से निकल जाती है। वो जोई को भी अपने साथ लेकर भागती है। हॉस्पिटल के सारे वर्कर्स उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके चलते वो जोई को एक सर्विस लिफ्ट में छुपाकर ऊपर भेज देती है। लेकिन जब जोई ऊपर जा ही रही थी कि एलिस की स्पिरिट आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अब जब क्रिस्टीन ऊपर पहुंचती है, तब एलिस की स्पिरिट उस पर भी हमला कर देती है। क्रिस्टीन भी उसके अंदर एक इमरजेंसी कुल्हाड़ी घुसा देती है, जिसके चलते वो स्पिरिट वहीं पर गिर जाती है। अब क्रिस्टीन मौका पाकर वहां से भागकर सीधा डॉक्टर के रूम में जाती है, जहां उसे एक डायरी मिलती है जिनमें सभी लड़कियों के नाम थे। अभी क्रिस्टीन वो डायरी देख ही रही थी कि डॉक्टर वहां पर आ जाता है। तब क्रिस्टीन एक कांच के टुकड़े को डॉक्टर के गले पर लगाकर उसे सब कुछ सच बोलने को कहती है। अब यहाँ खुलता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब डॉक्टर उसे बताता है कि उसका नाम क्रिस्टीन नहीं बल्कि वो खुद ही एलिस है, और जिन भी लड़कियों को हमने पूरी मूवी में देखा वो सभी एलिस की ही पर्सनैलिटी थी। दरअसल जब एलिस 11 साल की थी, तब सितंबर के महीने में उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था। उस आदमी ने एलिस को एक फार्म हाउस में रखा था और वो 2 महीने तक उसका रेप करता रहा। ये वही फार्म हाउस था जिसे मूवी के स्टार्टिंग में क्रिस्टीन उर्फ एलिस ने जलाया था। एलिस पर हुए उस असॉल्ट के चलते उसके अंदर बाकी पर्सनैलिटीज का जन्म हुआ और धीरे धीरे उसकी सभी पर्सनैलिटीज उस पर इतना हावी हो गई कि उसकी खुद की रियल पर्सनैलिटी खत्म हो गई। और जब डॉक्टर थेरेपी के दौरान एक एक करके उसकी पर्सनैलिटीज को खत्म कर रहे थे कि तभी उसके अंदर क्रिस्टीन नाम की नई पर्सनैलिटी का जन्म हुआ। ये सुनकर क्रिस्टीन को डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन तभी एलिस की स्पिरिट क्रिस्टीन को पकड़कर हॉस्पिटल के नीचे गिर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के ऑफिस में उसी कपल को देखते हैं जो कि असल में एलिस के पेरेंट्स थे, जिन्हें अपनी बीमारी के चलते एलिस नहीं पहचान पा रही थी। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन्होंने एलिस के अंदर सारी पर्सनैलिटीज को निकाल दिया है और उन्हें उसके पास लेकर जाता है, जहाँ एलिस उन्हें पहचान लेती है, जिसका साफ मतलब था कि अब वो सच में ठीक हो चुकी थी। और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी में एलिस को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जैसे कि अपरिचित मूवी में अम्बी के कैरेक्टर को था, लेकिन इस मूवी में एलिस की पर्सनैलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने एलिस की एक्चुअल पर्सनैलिटीज को ही खत्म कर दिया था और वो उसकी तरह जीने लगी थी। अब आपको ये डिसऑर्डर अच्छे से समझ आ सके, इसलिए मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।
सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा चैनल को। बाकी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।